कुछ दिन पहले मैंने आपको एक बच्चे की कहानी सुनाई थी, जिस बच्चे का नाम तक पुलिस को 60 साल तक पता नहीं चल पाया था। कातिल तो दूर की बात है। आज एक और ऐसे ही बच्चे की कहानी मैं लेकर आई हूँ, जहाँ बच्चे का नाम पता था, उसके कातिल के बारे में पता था, लेकिन इसके बावजूद इसे क्राइम ऑफ द सेंचुरी कहा गया, यानी सदी का अपराध। और ये क्राइम हुआ भी 100 साल पहले था। आखिर क्या था ये क्राइम? कौन था ये बच्चा? क्या हुआ था इसके साथ? किसने किया था? और सबसे बड़ा सवाल कि 100 साल बाद एक बार फिर ये क्राइम चर्चा में कैसे आ गया? चलिए इसी के बारे में आज बात करते हैं और शुरू करते हैं। चार्ल्स ऑगस्टस लिंडबर्ग जूनियर बहुत ही प्यारा और शरारती बच्चा रईस खानदान में पैदा होता है। चार्ल्स की माँ एन मोरो लिंडबर्ग एक राजनयिक यानी डिप्लोमैट की बेटी थी और चार्ल्स के पापा चार्ल्स लिंडबर्ग सीनियर एक पायलट थे, एक एविएटर भी थे। पायलट भी ऐसे वैसे नहीं, बल्कि उस वक्त के काफी मशहूर, क्योंकि चार्ल्स लिंडबर्ग सीनियर ने न्यूयॉर्क से पेरिस तक दुनिया की पहली बिना रुके सिंगल उड़ान पूरी की थी, जो उस वक्त के लिए काफी बड़ी बात थी। चार्ल्स लिंडबर्ग सीनियर का उस वक्त बड़े और मशहूर लोगों में उठना बैठना भी था। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि वो एक पावरफुल शख्सियत थे। और ये लिंडबर्ग परिवार छोटा था, लेकिन उनके पास सब कुछ था। लेकिन एक शाम इस परिवार से बहुत कुछ छिन गया। 20 महीने का चार्ल्स 1 मार्च 1932 को अमेरिका के न्यू जर्सी के ईस्ट एम्वेल इलाके में अपने घर के बेडरूम में अकेला था। ये बेडरूम घर की दूसरी मंजिल पर था। बाहर तेज बारिश हो रही थी, तो रात के करीब 8 बजे चार्ल्स जूनियर की केयरटेकर ने उसे उसके कमरे में सुलाया और फिर बाकी का काम देखने के लिए कमरे से बाहर चली गई। चार्ल्स जूनियर की माँ एन और उसके पापा चार्ल्स सीनियर घर पर उस वक्त मौजूद नहीं थे। दोनों रात को 10 बजे के आसपास घर लौटते हैं और केयरटेकर बताती है कि चार्ल्स को उसने सुला दिया है। इसके बाद दोनों हस्बैंड वाइफ अपने ड्राइंग रूम में बैठ जाते हैं। इसी बीच केयरटेकर उठकर जाती है चार्ल्स को देखने के लिए कि कहीं वो जाग तो नहीं गया है या फिर रो तो नहीं रहा है। इस वक्त रात के करीब 10:30 बज रहे होते हैं। केयरटेकर कमरे में जाकर देखती है तो चार्ल्स वहां नहीं होता। वो डर जाती है, देखती है कि कमरे की खिड़की खुली है। बच्चा छोटा था और खुद से कहीं नहीं जा सकता था, लेकिन इसके बावजूद केयरटेकर उसे पूरे कमरे में खोजती है। चार्ल्स के नहीं मिलने पर वो तुरंत जाकर एन और चार्ल्स सीनियर को इस बारे में बताती है। दोनों का दिल बैठ जाता है। तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि लिंडबर्ग परिवार कोई आम परिवार था ही नहीं, एक नामी रईस और उस वक्त का बहुत पावरफुल परिवार था। तो पुलिस के पहुंचने से पहले ही वहां मीडिया के लोग पहुंच गए। कुछ रिपोर्ट्स तो यहाँ तक बताती हैं कि इतने बड़े नंबर में जर्नलिस्ट वहां पहुंच गए थे कि मौकाए वारदात पर कई तरह के सबूत शायद मिट ही गए हों। खैर, पुलिस लिंडबर्ग्स के घर पहुंचती है और सबूत जुटाने की कोशिश में लग जाती है। शुरुआती तौर पर सबूत के नाम पर पुलिस को लकड़ी की एक सीढ़ी दिखती है, जो चार्ल्स जूनियर के कमरे की खिड़की पर लगी हुई थी। समझ आ रहा था कि जो भी बच्चे को अपने साथ ले गया था, वो इन सीढ़ियों के ही रास्ते ऊपर चढ़ा और फिर सोए हुए बच्चे को अपने साथ ले गया। सीढ़ी के साथ पुलिस को मिलता है एक नोट, जो था फिरौती को लेकर। इसके अलावा पुलिस को खिड़की पर जूतों के निशान मिलते हैं, जो मिट्टी से सने हुए थे। अब बताया जाता है कि जिस वक्त चार्ल्स जूनियर किडनैप हुआ था, उस वक्त उसकी केयरटेकर के साथ साथ घर में कुल 7 लोग और मौजूद थे। ऐसे में किसी का सीढ़ी लगाना, घर के अंदर घुसना और बच्चे को लेकर चले जाना अपने आप में बहुत बड़ी वारदात थी, वो भी लिंडबर्ग परिवार जैसे घर के बच्चे को लेकर जाना। तो अगले दिन अखबार में खबर छपती है। फ्रंट पेज पर बच्चे की तस्वीर छापी जाती है। बताया जाता है कि लिंडबर्ग बेबी किडनैप हो गया है। मामला शुरू से ही हाई प्रोफाइल था, तो 2 दिन बाद ही FBI भी केस में इन्वॉल्व हो जाती है। बड़े पैमाने पर इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और इस बीच किडनैपर लिंडबर्ग परिवार से कांटेक्ट करता है।
$50,000 से लेकर $1,00,000 तक किडनैपर मांगता है। और इस बीच एंट्री होती है एक शख्स की, बहुत ही ड्रामेटिकली, बहुत ही अजीबोगरीब शख्स की। ये शख्स जो था, ये किसी स्कूल में कभी प्रिंसिपल हुआ करता था। इसका नाम था डॉक्टर कोंडन। लोकल रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसने खुद लिंडबर्ग फैमिली से कांटेक्ट किया था और किडनैपर से मिलने जाने से लेकर पैसे पहुंचाने तक की बात कही थी। तो अब लिंडबर्ग फैमिली की तरफ से डॉक्टर कोंडन ही किडनैपर से बात करने लगते हैं और फिरौती की रकम को कम करने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं। इस बीच लिंडबर्ग परिवार कहता है कि जो शख्स किडनैपर होने का दावा कर रहा है, अगर उसके पास वाकई बच्चा है तो पहले वो सबूत दे और उसी के बाद उसे फिरौती की रकम दी जाएगी। तो किडनैपर की तरफ से बच्चे का नाइट सूट भेजा जाता है। माँ बाप बच्चे का नाइट सूट पहचान लेते हैं और इस बीच किडनैपर डॉक्टर कोंडन को मिलने के लिए बुलाता है। डॉक्टर जाते हैं और उससे मिलने के बाद कहते हैं कि उसने अपना नाम जॉन बताया है। जाहिर तौर पर यह नाम असली हो ही नहीं सकता था। खैर, बातचीत चलती रही। कुल मिलाकर 12 नोट किडनैपर की तरफ से भेजे गए थे। इसके बाद डॉक्टर कोंडन ने किसी तरह किडनैपर को $50,000 लेने के लिए मना लिया और 2 अप्रैल ये रकम उसी जॉन को सौंप दी गई। पैसे मिलने के बाद इस शख्स ने डॉक्टर कोंडन को एक रसीद दी और एक आखिरी नोट दिया। इस 13वें नोट में बताया गया कि चार्ल्स जूनियर मैसाचुसेट्स के मार्थास विनयार्ड के पास एक नाव में मिलेगा। आखिरकार परिवार की उम्मीद जागी और उन्हें लगा कि उनका बच्चा उन्हें अब मिलने ही वाला है। अगले दिन बड़ी तादाद में पुलिस ऑफिसर्स, FBI से जुड़े ऑफिसर्स और लिंडबर्ग का परिवार वहां पहुंचता है। कई टीमों को तैयार किया जाता है कि बच्चा मिलेगा तो इसके बाद नाव को भी चेक किया जाएगा। फिंगरप्रिंट्स जैसी कई चीजों के लिए उसे यूज किया जाएगा। सब लोग मौके पर पहुंच चुके थे, लेकिन चार्ल्स जूनियर कहीं नहीं मिला। सभी ऑफिसर्स ने उस विनयार्ड का कोना कोना छान मारा, लेकिन बच्चे का नामो निशान नहीं मिला। 1-2 दिन बीते। पुलिस और लिंडबर्ग फैमिली को लगा कि हो सकता है कि किडनैपर लालच में आकर कुछ और पैसे मांगना चाह रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिन बीतते गए और अब किडनैपर की तरफ से कोई नोट या फिर कोई बातचीत नहीं हो रही थी। अखबार के जरिए किडनैपर से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन वहां से भी कोई क्लू, कोई रिप्लाई नहीं मिला। डॉक्टर कोंडन ने कहा कि वो देखते ही जॉन नाम के उस शख्स की पहचान कर लेंगे, लेकिन ना ही कभी ये जॉन मिला और ना ही कभी बच्चा। तो बच्चे को किडनैप हुए करीब 9.5 हफ्ते बीत चुके थे और ऑफिसर्स लगातार उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच 12 मई 1932 को पुलिस को सूचना मिलती है कि एक छोटे बच्चे की बॉडी मिली है। लिंडबर्ग परिवार जहां रहता था, वहां से करीब 4 से 5 मील की दूरी पर ही ये लाश मिली थी। बॉडी की हालत काफी खराब हो चुकी थी और उसे आधा ही दफनाया गया था। पता चलता है कि ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि चार्ल्स जूनियर ही था। लिंडबर्ग फैमिली को इसकी सूचना दी जाती है और बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जाता है। सामने आता है कि बच्चे की मौत सिर पर तेज वार लगने के कारण हुई थी। उसके सिर में एक छेद सा बन गया था और शरीर के कई बॉडी पार्ट्स गायब थे। इस रिपोर्ट में एक और बात सामने आई थी कि बच्चे की मौत 2 महीने पहले ही हो चुकी थी, यानी 1 मार्च को चार्ल्स गायब हुआ था और इसके कुछ ही दिन बाद उसकी मौत हो गई थी, उसकी हत्या हो गई थी। और किडनैपर इतने दिन तक, लगभग 1 महीने तक सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहा था और बच्चे के घर वालों से सिर्फ पैसे लेने की फिराक में था। तो लाश का पोस्टमार्टम किया जाता है और उसे बाद में दफना दिया जाता है। पूरे देश में शुरू होती है अब कातिल की तलाश, क्योंकि जब तक पुलिस ऑफिसर्स को लग रहा था कि बच्चा किडनैपर की कैद में है, तब तक वो खुद थोड़ी सी सावधानी बरत रहे थे। लेकिन अब मामला हत्या का था, और हत्या भी एक ऐसे बच्चे की जिसके माँ बाप उस वक्त अमेरिका में काफी बड़ा नाम थे। तो सबसे पहले डॉक्टर कोंडन से जानकारी लेकर इस जॉन नाम के शख्स का एक स्केच तैयार करवाया जाता है। उस स्केच को अखबारों में छापा जाता है और स्केच वाले पैम्फलेट्स हर जगह चिपकाए जाते हैं। लोगों से उस शख्स को लेकर मदद मांगी जाती है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस के हाथ खाली रहते हैं।
इसके अलावा उस रात घर में मौजूद लोगों से भी पुलिस पूछताछ करती है। तो इसी दौरान एन लिंडबर्ग की मां के घर पर काम करने वाली एक मेड भी शक के घेरे में आ जाती है। उससे 1-2 बार पूछताछ होती है, लेकिन एक बार फिर बुलाए जाने पर वो आत्महत्या कर लेती है। हालांकि बाद में सामने आता है कि उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं था। अब कई महीने बीत जाते हैं और फिर पूरा 1 साल बीत जाता है और पुलिस के हाथ खाली रहते हैं। इस दौरान पुलिस के हाथ कुछ गोल्ड सर्टिफिकेट्स लगते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये गोल्ड सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं, तो आप इसे कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि कुछ समय तक अमेरिका में सिक्कों की जगह गोल्ड सर्टिफिकेट से पेमेंट होता था। जैसे आपको कोई चीज खरीदनी है तो आजकल आप ऑनलाइन पेमेंट या कैश चुनते हैं, लेकिन उस समय अमेरिका में गोल्ड सर्टिफिकेट के जरिए पेमेंट हुआ करती थी। फिरौती की जो रकम दी गई थी वो भी गोल्ड सर्टिफिकेट के जरिए ही दी गई थी। हालांकि इस केस के बाद और कुछ और वजहों के कारण इन्हें बंद कर दिया गया था। तो अब कहानी पर लौटते हैं। तफ्तीश के दौरान पुलिस को 1-2 नहीं बल्कि कई सारे गोल्ड सर्टिफिकेट्स मिलने लगे, जो अगले 1 साल के अंदर उन्हें एक शख्स के दरवाजे तक ले गए। इस शख्स का नाम था ब्रूनो रिचर्ड हॉटमैन। पेशे से ये एक कारपेंटर यानी बढ़ई था और एक जर्मन था। अब इससे पहले तक पुलिस के पास कोई इतना मजबूत सबूत नहीं था, कोई इतना बड़ा सस्पेक्ट नहीं था। तो पहले इसके घर के बाहर कुछ लोगों को नजर रखने के लिए लगाया गया। जब पुलिस को यकीन हो गया कि ये वही शख्स है, तो आखिरकार ब्रूनो को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि ब्रूनो का क्रिमिनल रिकॉर्ड था और वो 1-2 बार जेल जा चुका था। ऑफिसर्स ने उसके घर की तलाशी ली तो एक लकड़ी की सीढ़ी मिली और उसकी हैंडराइटिंग के सैंपल लिए गए। पता चला कि किडनैपर की हैंडराइटिंग से इस शख्स की राइटिंग मैच हो रही थी। और सबसे बड़ी चीज, डॉक्टर कोंडन ने ब्रूनो को पहचान लिया था और उसके बाद ये केस और मजबूत हो गया। हालांकि ब्रूनो शुरू से लेकर एंड तक खुद को बेकसूर बताता रहा। मामला कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने ब्रूनो को सजाए मौत दी। मौत की कुर्सी पर बैठने तक ब्रूनो खुद को बेकसूर बताता रहा। अब यहाँ ये केस एक तरह से खत्म हो चुका है। एक बच्चा किडनैप हुआ, किडनैपिंग का मामला बना, फिरौती दी गई, लेकिन कुछ महीनों बाद बच्चे की लाश मिली और आखिरकार आरोपी पकड़ा गया और उसे सजा हो गई। द एंड। लेकिन नहीं, इस कहानी का एक और पहलू है जो इस केस को और भी ज्यादा सनसनीखेज 100 साल बाद भी बनाता है, क्योंकि अमेरिका समेत पूरी दुनिया में कई लोग मानते हैं कि इस केस में ऑल्ट चार्ल्स जूनियर को किडनैप करने में दरअसल ब्रूनो का नहीं बल्कि खुद चार्ल्स लिंडबर्ग सीनियर का हाथ था, यानी बच्चे के पिता का। जी हाँ, एक बहुत बड़ा तबका इस मामले में असली दोषी चार्ल्स सीनियर को ही मानता है। लेकिन क्यों, अब ये भी आपको बताती हूँ। चार्ल्स सीनियर को लेकर दरअसल एक बात सभी लोग जानते थे कि उन्हें यूजेनिक्स में काफी ज्यादा दिलचस्पी थी और वो इसे काफी ज्यादा मानते थे। वो अमर रहने के लिए इंसानों पर, जानवरों पर किए जाने वाले एक्सपेरिमेंट्स को लेकर भी काफी दिलचस्पी रखते थे, काफी शौक से उसके बारे में बातचीत करते थे। तो ये यूजेनिक्स होता क्या है ये भी जान लीजिए। दरअसल कुछ तानाशाह जो अपने धर्म के अलावा बाकी लोगों को हीन भावना से देखते थे, उनका ये मानना था कि उनका डीएनए अच्छा है और बाकी सभी धर्मों का बुरा है। तो जो लोग एक खास तरह से दिखते थे, एक खास तरह के धर्म को मानते थे और स्वस्थ यानी हेल्दी थे, ऐसे लोगों का डीएनए अच्छा माना जाता था। इन लोगों का ट्रेड्स काफी अच्छा माना जाता था और बाकी सबका बुरा। धीरे धीरे इसे साइंस का ही नाम दे दिया गया और इसे लेकर आंदोलन होने लगे। खुद अमेरिका में उस वक्त यूजेनिक्स को लेकर रिसर्च चल रही थी। माना गया कि किसी भी बीमार या कमजोर इंसान में अच्छे और स्वस्थ इंसान का कुछ ट्रांसप्लांट कर उसके डीएनए और उसकी इम्यूनिटी ठीक की जा सकती है, बेहतर की जा सकती है। यानी इंसानों को एक ब्रीड बेहतर बनाने के लिए यूजेनिक्स का उपयोग करने की बात चल रही थी। इसे लेकर रिसर्च किए जा रहे थे। तो कहानी पर लौटें तो एक पूर्व जज और एक क्राइम लेखिका लीज पर्लमैन का कहना था और उनका दावा था कि चार्ल्स सीनियर ने ही अपने बच्चे पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसका किडनैप करवाया और उसी ऑपरेशन या एक्सपेरिमेंट के दौरान बच्चे की मौत हो गई। लीज का कहना था कि बच्चे को डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी थी
और इसी कारण चार्ल्स सीनियर चाहता था कि उस बच्चे को यूजेनिक्स का सहारा लेकर ठीक किया जा सके। लीज की थ्योरी कहती है कि उस वक्त बच्चों का किडनैप होना अमेरिका में बहुत आम था। एक साल में लगभग 3 से 3,500 बच्चे किडनैप हुआ करते थे। तो चार्ल्स ने वही तरीका चुना और जानकर किडनैपर से बातचीत के लिए डॉक्टर कोंडन को लगाया। चार्ल्स का प्लान ही यही था कि बच्चे का ऑपरेशन करने के बाद वो उसे वापस ले आएगा और किसी को कभी कुछ पता ही नहीं चलेगा। रिपोर्ट्स बताती हैं कि क्योंकि चार्ल्स यूजेनिक्स को मानते थे और उनके कई दोस्त इसी को लेकर काम कर रहे थे, तो शायद इन्हीं कुछ दोस्तों ने, जो कि डॉक्टर भी थे, तो चार्ल्स इन्हीं के पास अपना बच्चा ले गए। लेकिन चार्ल्स के प्लान के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं हुआ और ऑपरेशन के टाइम ही उनके बच्चे की मौत हो गई। और उसके बाद इन्होंने पूरी इन्वेस्टिगेशन को अपने हिसाब से चलाया और अपने हिसाब से मोड़ा। अब क्योंकि चार्ल्स इतने पावरफुल इंसान थे, इतने अमीर शख्स थे, तो पुलिस भी उनके अकॉर्डिंग ही चलती रही और जैसा जैसा उन्होंने कहा वैसे वैसे जांच को घुमाती गई। लीज पर्लमैन कहती हैं कि ब्रूनो हमेशा से बेकसूर था और उसके खिलाफ तो आज तक पक्के तौर पर कोई सबूत ही नहीं है। घर से सीढ़ी का मिलना तो लाजमी हो सकता है क्योंकि वो एक कारपेंटर था। इसके अलावा बाकी सभी सबूत भी सर्कमस्टांशियल थे। लीज अकेली नहीं है जो ऐसा सोचती हैं। बीते 100 सालों में हजारों लाखों लोग ऐसे रहे जिन्होंने दावा किया कि ब्रूनो को सिर्फ फंसाया गया था, जिसकी वजह उसका जर्मन होना भी था और असली आरोपी चार्ल्स सीनियर ही थे। खुद ब्रूनो की परपोती और उसके परिवार के कुछ लोग आज इस केस को दोबारा खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। परिवार का कहना है कि वो बस ये चाहते हैं कि ये बात सामने आए कि ब्रूनो ने कभी कुछ नहीं किया था। बाकी का सच शायद इसके बाद सामने खुद ही आ जाएगा। तो ये था क्राइम ऑफ द सेंचुरी। क्या कहेंगे आप इसे लेकर? और आपके अकॉर्डिंग असल में कौन रहा होगा चार्ल्स जूनियर का असली कातिल? जरूर शेयर कीजिए हमसे अपने व्यूज अपने कमेंट्स के थ्रू और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारा चैनल डार्क टेल्स, जहां हम आपके लिए रोजाना लेकर आते हैं कुछ खास तो कुछ बेहद खौफनाक क्राइम स्टोरीज।